top 5 regression and classification algorithms with 5 reasons. So this is the top machine learning interview questions that you have to give, list out top 5 regression and classification algorithms with 5 reasons. So let's get started. So you can tell the first algorithm for classification algorithm is random forest. Random forest एक ऐसा algorithm है जो classification के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है. इसकी फर्स्ट रीज़न है कि ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज ग्रुप करता है और इसका जो रिजल्ट होता है यानी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड होती है. एज यू कैन सी दिस इज आवर डेटा सेट एंड वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल डिसीजन ट्रीज. दिस इज फर्स्ट डिसीजन ट्री, सेकंड एंड थर्ड, and their result, tree 1 result that is apple, tree 2 result that is apple again, and tree 3 result is banana. So the majority voting for this is apple, so apple is our best result. Okay, second reason could be that random forest handles both categorical and numerical features. अगर आपके डेटा के अंदर कुछ categorical और न्यूमेरिकल कॉलम है तो उन पर आपने प्री प्रोसेसिंग कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, बट रैंडम फॉरेस्ट ये हैंडल कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपके डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स है लाइक हाई डायमेंशनल डेटा और लार्ज डेटा सेट कैन आल्सो बी हैंडल्स बाय रैंडम फॉरेस्ट. फोर्थ रीजन दैट इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग एंड प्रोवाइड्स गुड जनरलाइजेशन. ओवरफिटिंग जब आपका मॉडल हर पॉइंट से बहुत ही क्लोजली जाने की कोशिश करता है यानी ट्रेनिंग डेटा पर बहुत ही क्लोजली जाने की कोशिश करता है तो वो न्यू डेटा पे उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब होता है, बट रैंडम फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट for this thing also. Last reason you can give for random forest that it provides feature importance ranking, ठीक है, adding in feature selection. Next algorithm is support vector machine. Support vector machine सबको पता है कि ये एक हाइपर ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है. इसके अंदर आपके पास बाउंड्री हाइपर प्लेन होते हैं, तो ये अगेन क्लासिफिकेशन के लिए एक बहुत ही efficient algorithm है. So the first reason could be that it is effective in handling high dimensional data. Again अगर आपके पास high dimensional data है then support vector machine is the best choice. Again it performs well in cases where the decision boundary is non-linear or complex. This is the decision boundary. अगर ये non-linear है और कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए अगेन सपोर्ट वेक्टर इज द बेस्ट एल्गोरिदम. ये अगेन हैंडल करता है डेटा सेट को. अगर इस बार देखो स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स हों, आपके पास एक डेटा है जिसमें 100 कॉलम्स है बट जो नंबर ऑफ सैंपल्स है, सैंपल्स इज नथिंग बट रोज, वो बहुत ही कम है, स्मॉल है लाइक 10. अगेन इट इज़ द बेस्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज बहुत ही कम है तो उस पर आपके मॉडल का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ख़राब होता है. बट सपोर्ट वेक्टर मशीन विल डू द बेस्ट विद स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल डेटा सेट. आल्सो प्रोवाइड गुड जनरलाइजेशन कैपेबिलिटीज. एंड द लास्ट रीजन यू कुड गिव टू द इंटरव्यूअर दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू डिफरेंट कर्नल फंक्शंस. अगर आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ा है तो वहाँ पे आप कर्नल फंक्शंस देते हो, वो डेटा को मैप करता है हायर डायमेंशनल स्पेसेस में. Third algorithm you can tell for classification is gradient boosting. अब अगर आपने ensemble techniques पढ़े हैं तो वहाँ पे एक टाइप है gradient boosting. जो ensemble techniques क्या होते हैं कि अगर आपके पास multiple algorithms हैं और उनका जो accuracy score है classification के केस में उन सब की अगर आप मीन निकाल के एक नया मॉडल तैयार करते हो देन इट इज़ नोन एज इंसेंबल टेक्निक. वहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग का काम बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये अगर वीक मॉडल्स है, लेट्स से आपके 3 मॉडल्स हैं, उसमें एक डिसीजन ट्रीज है जिसका रिजल्ट वीक है तो उस पर भी ग्रेडियंट बूस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यानी अचीव करता है हाई एक्यूरेसी को, वो भी सिक्वेंशियल मैनर में. अगेन ये भी हैंडल करता है बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल फीचर्स. यू डोंट नीड टू प्री प्रोसेस. And it is also provides excellent predictive power and is less prone to overfitting. इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स का मीन निकाल के रिजल्ट देते हो. सम टाइम ख़राब भी हो सकता है और ये बहुत ही कम ओवरफिटिंग की तरफ जाता है. ये सपोर्ट करता है बहुत सारे लॉस फंक्शंस और ये अलाउ करता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को. ठीक है, सो ये ग्राफ आप देख सकते हो, इसकी मदद से आप इसको समझ सकते हो. नेक्स्ट रीज़न है कि ये कैप्चर करता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप इफेक्टिवली और ये मिसिंग डेटा को भी हैंडल करता है. ठीक है, अगर डेटा के अंदर मिसिंग डेटा है तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है.
नेक्स्ट एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन इज न्यूरल नेटवर्क। सब जानते हैं डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप डेटा में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और ये आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसा डेटा है, अगर आपने इमेज के अंदर क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट के अंदर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, लेकिन अगर इमेज के अंदर आपने क्लासिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट के अंदर क्लासिफिकेशन करनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क भी बहुत बढ़िया एल्गोरिदम है फॉर क्लासिफिकेशन। इमेज के अंदर एक बिल्ली है, एक कुत्ता, लेट्स से एक इमेज के अंदर बिल्ली है, तो हमारा एल्गोरिदम बताएगा कि ये या तो बिल्ली है या डॉग है, तो ये इमेज है और इस पर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम नहीं लगा सकते, तो न्यूरल नेटवर्क विल डू दैट। सो ये भी ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी। कई एक्टिवेशन फंक्शन इसके अंदर होते हैं। दीज आर द लेयर्स, इनपुट लेयर्स, ये आपके इनपुट इमेजेस हैं कैट और डॉग्स के, फिर ये इसके अंदर हिडन लेयर्स होते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड। सो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बट ये रीज़न आप दे सकते हो। ये लर्न करते हैं हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं रेलिवेंट फीचर्स। डेटा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट फीचर्स है ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी रीज़न ये है, और आप सबको पता है कि डीप लर्निंग तभी आया जब हमारे पास डेटा सेट बड़े हो गए, यानी वर्क्स विद बिग डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट इफेक्टिवली। और स्केलिंग के दौरान इसका जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है वो भी बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। नाउ द लास्ट एल्गोरिदम इज नेव बेस। नेव बेस हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेव बेस का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये सिंपल है, एफिशिएंट एल्गोरिदम है और सबसे ज़्यादा सुटेबल है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, NLP से रिलेटेड टास्क में, ठीक है। और ये परफॉर्म करता है बहुत ही बढ़िया और एफिशिएंट तरीके से अगर आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, जब हम डेटा सेट उठाते हैं तो उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड करते हैं, तो अगर आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है वो बहुत कम है तो नॉर्मली जो अदर एल्गोरिदम है वो बहुत ही ख़राब रिजल्ट देते हैं, बट नेव बेस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये भी हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम करते हैं, और हाई डायमेंशनल इन द सेंस कि अगर टेक्स्ट है तो बहुत ही हाई डायमेंशनल और डॉक्यूमेंट फीचर भी हो सकते हैं इस केस में, तो इस केस में नेव बेस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एजम्पशन अलाउिंग फास्ट ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस, और इसकी जो ट्रेनिंग एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। ये रोबस्ट होता है टू इरेलीवेंट फीचर्स। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट डाटा में अगर आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स है जो इरेलीवेंट है, फिर भी ये रोबस्ट है, रोबस्ट की ये एफिशिएंट है, काम बढ़िया तरीके से करेगा। लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 रिग्रेशन एल्गोरिदम्स एंड व्हाई विद द सेम 5 रीजन। नंबर 1 सबको पता है लीनियर रिग्रेशन। अगर आपके पास डेटा है जिसका आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट कॉलम कंटिन्यूअस है तो उस पर आप रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके डेटा के अंदर लिनियरिटी है, लिनियरिटी ये कि इनपुट कॉलम का, इनपुट फीचर्स का आउटपुट वेरिएबल के साथ लिनियर रिलेशन हो, तो उस पर आप लिनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सिंपल, इसको इंटरप्रेटेबल मॉडल कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। ये फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको समझने में आसानी है। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरिएबल्स, यानी इनपुट और आउटपुट। ये एज्यूम करता है लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल, अगेन वही सेम रीजन। प्रोवाइड्स क्विक एंड एफिशिएंट ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस, सबको पता है। परफॉर्म्स वेल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल इज अप्रॉक्सीमेटली लीनियर, सबको पता है, अगेन वही सेम रीजन है, लेकिन आप इसको थोड़ मरोड़ करके बता देना। कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट विद हाई डायमेंशनल फीचर्स बट देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, वो भी लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट एल्गोरिदम वही सेम है, वही डिसीजन ट्री विद ऑल द सेम रीजन, क्योंकि डिसीजन ट्री के अंदर आपको मिलता है डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, एंड डिसीजन ट्रीज के अंदर आपको मिलता है डिसीजन ट्री रिग्रेसर रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। द सेम थिंग गोज विद रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। और ये थी आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए है, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट हो या कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्लियर कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।